बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे एंटीहिस्टामिनिक्स और अब हम उनके आगे फर्दर पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे H1 एंटागोनिस्ट या फिर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के इंट्रोडक्शन से कि भाई H1 एंटागोनिस्ट क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं और इनकी क्या मेडिसिनल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, ये सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए H1 एंटागोनिस्ट की इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कहता है सर H1 एंटागोनिस्ट एक ऐसी एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करती हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करती हैं हमारे H1 रिसेप्टर का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब देखो क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक रिसेप्टर है, सपोज ये मैं एक रिसेप्टर बना लेता हूं, ठीक है, ये एक रिसेप्टर है। अब यहां पे इन्हें बाइंड करना है, ठीक है, यहां पे इन्हें बाइंड करना है, यानी कि ये इनके ओरिजिनल बाइंडर्स हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और आके बाइंड कर जाए, सपोज अब इनके अलावा ये कोई दूसरा सा स्ट्रक्चर है ना, और ये यहां आके बाइंड कर जाए और इसकी अफिनिटी इनसे ज्यादा हो, यानी इसकी बाइंडिंग करने की कैपेसिटी जो है वो ओरिजिनल वाले से ज्यादा हो, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कॉम्पिटिटिव तो हमारा ये टर्म हो गया कि इनको बाइंड करने की। अब बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, इनको इनहिबिट कर देगा, तो इसी चीज को हुआ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो भाई H1 एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं हमारे H1 रिसेप्टर को। कौन से रिसेप्टर को, याद रखेंगे H1 रिसेप्टर को, और इसके अलावा ये कोई भी और रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एड्रेनलिन। देखो एड्रेनलिन क्या होता है, हमारे बॉडी में ही पाया जाता है और ये हमारे हिस्टामिन्स के क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल ब्लॉकर्स होते हैं, यानी कि दे आर प्रेजेंट फिजियोलॉजिकली एंड एंटागोनाइज द हिस्टामिन। ये क्या करते हैं, हमारे हिस्टामिन को एंटागोनाइज करते हैं और इट एक्ट्स वाया एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड रिवर्सेस द ब्रोंकोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। ये क्या करता है, हमारे हिस्टामिन के ब्रोंकोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन वाले इफेक्ट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, पलट देता है। यानी क्या करेगा सर, जहां ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा था वहां पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करा देगा और जहां पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था वहां पे वैसोडाइलेशन करा देगा। वैसोडाइलेशन का मतलब आप यहां पे समझो, वैसो का मतलब होता है वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कंस्ट्रिक्ट करना, उनको और ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। चलो अब यहां पे दो कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करेंगे अभी के अभी, आप कॉपी में लिखेंगे। क्रोमोलिन सोडियम एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये दोनों का काम क्या है, दे ब्लॉक द हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल्स, यानी कि मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं, यानी हिस्टामिन रिलीज ही नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। हमने बार बार मेंशन किया है कि सर हिस्टामिनिक एजेंट कहां यूज होते हैं, एलर्जी के केसेस में यूज होते हैं, और यहां पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एलर्जी का राइनाइटिस में हम इनको यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें, द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन H1 रिसेप्टर इज ब्लॉक्ड बाई एंटीहिस्टामिन्स, यानी कि जो हिस्टामिन्स का एक्शन है वो कौन ब्लॉक करेगा सर, एंटीहिस्टामिन्स ब्लॉक करेंगी। कैरेक्टराइज्ड इनटू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। अब ये दो जनरेशन में डिवाइड होती हैं। तो देखो सर, जनरेशन का सर ये क्या खेल है, जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग्स हैं ये पहले डिस्कवर की गई होंगी, या फिर इनकी जो खोज होगी, इनके बारे में जो जाना गया होगा वो पहले जाना गया होगा और ये पहले ही हम इनको एम्प्लॉय कर लिया होगा अपने यूज के लिए। और जो सेकंड जनरेशन है ये क्या करती है सर, ये बाद में आई, ये कुछ एडवांस ड्रग्स हैं जो जिनमें कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि पहले वाले में पाए जा रहे थे वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए इन दोनों में डिफरेंशिएट देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक बाइंड टू सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, यानी H1 रिसेप्टर जो कि हमारे सेंट्रली एज वेल एज पेरिफेरली जो मौजूद हैं ये उन दोनों में ही बाइंड कर जाता था। लेकिन अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरली H1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, यानी वो H1 रिसेप्टर जो सिर्फ पेरिफेरली मौजूद है सिर्फ और सिर्फ वही बाइंड करेगी, उनके अलावा और उनका बाइंडिंग कहीं और पे नहीं होना, यानी सेंट्रली ये बाइंड नहीं करते। ठीक है, आई होप दोनों में पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो फर्स्ट जनरेशन क्योंकि सेंट्रली भी बाइंड कर रहा था तो इसमें कुछ ना कुछ सिडेशन के इफेक्ट आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। तो दो सिडेटिव इफेक्ट ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स आर लेसर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसका जो सिडेटिव जो इफेक्ट है वो क्या है, सेकंड जनरेशन से ज्यादा है, या यूं कह ले कि सेकंड जनरेशन का जो हमारे सिडेटिव इफेक्ट है वो हमारे फर्स्ट जनरेशन से क्या है, कम है। स्टिल दे आर बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एलर्जी में कितना काम आएंगे, यानी एलर्जी में ट्रीट करने के लिए इनका जो रोल है वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब आइए हम इंडिविजुअल ड्रग्स की स्टडी कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहला ड्रग हम स्टडी करने वाले हैं डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड।
ठीक है। अब डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड का बात करें तो डाइफेनहाइड्रामिन इज द फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स व्हिच इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीजनल एलर्जीज, यानी ऐसी एलर्जीज जो आपको सीजन के बदलने की वजह से होती है, मौसम के बदलने की वजह से होती है। इन एलर्जीज को हम सीजनल एलर्जीज कहते हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। अब इतना आपको अगर याद करने की जरूरत ना हो तो सिर्फ डाइफेनहाइड्रामिन याद करो, हाइड्रोक्लोराइड तो सर हर किसी ड्रग में लास्ट में लगी जाता है। ठीक है। बट it also exhibit anti-emetic, anti-Parkinson, anti-tussive and hypnotic properties, यानी कि इनके साथ साथ ये एलर्जीज में तो इस्तेमाल हो ही रही हैं, साथ ही साथ इनको हम पार्किंसन के केस में भी यूज करते हैं, वोमिटिंग के केस में, एमेटिक के केस में भी हम इनको यूज करते हैं, एंटी-टसिव हमारे कफ सिरप में भी ये पाए जाते हैं एज एन एंटी-टसिव, और हिप्नोटिक एजेंट्स की तरह भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब चलो इनके स्ट्रक्चर भी पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कि देखो डाइफेनहाइड्रामिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप इसको मार्क कर सकते हैं, इसको अभी के अभी देखो। मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है, आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जितनी बार आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उतने ज्यादा बार, क्योंकि आपको इस चीज को मेमोराइज करने से अच्छा आप फोटोग्राफिक मेमोरी बनाओ, इसको जितनी ज्यादा बार ड्रॉ करोगे आपका हैंड उसके लिए हैंडी हो जाने वाला है, और आपको नाम देखते ही आपका हैंड में एक जेस्चर याद आएगा जिस तरीके से आप उनको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पे जैसे देखा जाए कि सर हमारे पास क्या है, सर दो बेंजीन रिंग है और उनसे कनेक्टेड एक कार्बन है, उनसे कनेक्टेड एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से दो इथाइल कनेक्ट करते हुए एक नाइट्रोजन टर्मिनल एटम है, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है दो मिथाइल ग्रुप, और लास्ट में आप .HCl ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड करते हो तो भी आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलो अब बात करते हैं चलो सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डाइफेनिल मीथेन। देखो डाइफेनिल यानी कि दो फिनाइल ग्रुप और एक मीथेन से जुड़ा हुआ हो, डाइफेनिल मीथेन अंडरगोज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि ये क्या करेगा सर, लाइट के प्रेजेंस में डाइफेनाइल मीथेन क्या करेगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा इनका। देखो यहां पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। चलो ये देखो, इसके लिए मैं पेन ले लेता हूं, चलो रेड ले लेते हैं। देखो ये हमारा है स्ट्रक्चर डाइफेनिल मीथेन, डाइफेनिल मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड लाइट, यानी कि ब्रोमीन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा सर, इनका ब्रोमिनेशन हो जाएगा। देखो यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H क्या होगा, निकलेगा, और इसी H को रिप्लेस कर देगा कौन, Br। तो यहां पे क्या हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, तो ये हो जाएगा बीटा डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल। ठीक है। अब यहां पे देखो बीटा डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल के प्रेजेंस में हम इनको रिएक्ट कराएंगे और हमको क्या मिलने वाला है, चलो हमको फिर मिलने वाला है यहां पे एक Na2CO3 एट 140 डिग्री सेल्सियस HBr के निकलने से हमें मिलने वाला है डाइफेनहाइड्रामिन बेस। ठीक है। एक चीज यहां पे क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे। चलो एक बार मैं इनको दोबारा से कंफर्म करता हूं। देखो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि हमारे डाइफेनिल मीथेन से ब्रोमिनेशन होगा, यानी कि ब्रोमीन का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ब्रोमीन ऐड हो चुका है, देखो यहां पे ब्रोमीन ऐड हो चुका है, इसका नाम है डाइफेनिल ब्रोमोमीथेन। ठीक है, डाइफेनिल ब्रोमोमीथेन। अब डाइफेनिल ब्रोमोमीथेन में हम ऐड करेंगे बीटा डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल, यानी कि ये कंपाउंड यहां पे देखो। अब जब हम इनको ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NO2CO3 एट 140 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा सर, HBr निकल जाएगा। HBr क्या होगा, निकल जाएगा। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि HBr हमारा क्या हुआ, यहां से निकल गया, एंड वी विल गेट डाइफेनिल हाइड्रामिन बेस। और डाइफेनिल हाइड्रामिन जो बेस है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब इनमें हम क्या करेंगे सर, HCl से रिएक्ट कराएंगे, ताकि क्या हो जाए, HCl से रिएक्ट हम क्यों कराते हैं, हम हर उस कंपाउंड, हर उस मेडिसिन को हम HCl से रिएक्ट कराते हैं जिससे उनका क्या हो जाए, क्लोरीनेशन हो जाए, या फिर उनमें हम हाइड्रोक्लोराइड जो कंपाउंड लास्ट में नाम में ऐड होता है वो इसी वजह से होता है। ठीक है। तो चलो यहां पे देखो हम HCl से रिएक्ट कराए एंड देन वी विल गेट डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब इनको आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं कि पहले क्या होगा, डाइफेनिल मीथेन अंडरगोज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म डाइफेनिल ब्रोमोमीथेन, देन डाइफेनिल ब्रोमोमीथेन बी डाइमिथाइल अमाइनो इथेनॉल एंड सोडियम कार्बोनेट व्हिच इज हियर आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ टॉलिन टू ऑब्टेन डाइफेनहाइड्रामिन बेस, यानी कि यहां पे हमारा ये थर्ड स्टेप है। The purified diphenhydramine after distillation of toluene converts it into hydrochloride with form of hydrogen chloride। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यही चीजें हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर में भी, और ठीक इसी तरीके से हम इसको एग्जाम में भी लिख के आएंगे। देखो बहुत सिंपल तरीका है, आपसे अगर कोई भी सिंथेसिस पूछता है, सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको उस चीज को लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि भाई ये कैसे काम करते हैं। तो डाइफेनहाइड्रामिन वर्क्स थ्रू एंटागोनिज्म ऑफ H1 रिसेप्टर, यानी H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हुए काम करेंगे। फाउंड ऑन रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स, वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, GIT, कार्डियक टिश्यू, इम्यून सेल्स, यूट्रस एंड CNS न्यूरॉन्स। बात क्लियर हो गई कि सर यहां ये पाए जाते हैं, इन लोकेशंस पे ये पाए जाते हैं, और इनमें ये एंटागोनाइज करके अपने इफेक्ट्स को शो करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो ऑन स्टिमुलेटिंग द H1 रिसेप्टर इन दिस टिश्यू,
इन सभी टिश्यू में, यानी कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर में, हमारे जीआईटी में, हमारे यूट्रस में, सीएनएस में, ये सभी चीजों में H1 रिसेप्टर को जब भी स्टिमुलेट करते हैं दे इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। ये क्या करते हैं, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं, यानी आपके जो वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। स्टिमुलेट द वैसोडाइलेशन, क्या करते हैं, वेसल्स का डायलेशन हो जाता है। अब देखो डायलेशन होगा तभी तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। स्टिमुलेट द वैसोडाइलेशन दैट लीड टू फ्लशिंग, decrease the conduction time to atriovascular node and atrioventricular node and stimulate the sensory nerve of airways that lead to coughing. Contract of smooth muscles of bronchi and GIT causes eosinophilic chemotaxis and that enhance the allergic immune response. तो ये पूरी मैकेनिज्म आप एक बार दोबारा से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो H1 यहां पे मैं मेंशन करता हूं, H1 रिसेप्टर, तो जब भी हम इनको स्टिमुलेट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम मैं बताता हूं आपको, कफिंग। ये सबसे एक्सटर्नल सिम्टम है जो आपको बहुत ही नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा सर, एवी नोड का जो कंडक्शन टाइम है, एवी नोड का जो कंडक्शन टाइम है ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाने वाला है। साथ ही साथ जो हमारे सेंसरी नर्व हैं ये भी क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगी, जिससे हम कफिंग होते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। अब स्मूथ मसल्स जो हमारी ब्रोंकाई की हैं अगर वो हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाने वाला है, यानी कि हमारी ब्रोंकाई क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक, बाकी सारे यहां पे, और एक प्रोमिनेंट सिम्टम और यहां पे एलर्जिक रिस्पांस भी देखने को मिलता है हमको। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डाइफेनहाइड्रामिन फंक्शंस एज इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ H1 रिसेप्टर। यानी H1 रिसेप्टर का क्या होता है सर, ये इनवर्स एगोनिस्ट होता है, यानी कि जैसा ये काम करेगा उसका जस्ट अपोजिट ये काम करने वाला है। देन इट कन्वर्जेस द हिस्टामिन इफेक्ट ऑन द कैपिलरीज एंड डिक्रीजेस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। यानी क्या करेगा, जो भी एक्शन हो रहा था, जो सब भूल जाओ, जो एक्शन हो रहा था उसको अपोजिट ये काम कर देगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं बात यूजेस, कहां कहां यूज होते हैं। इट इज यूज इन प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस कॉज्ड बाय मोशन सिकनेस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिलैक्स फॉल, इट इज यूज टू रिलैक्स एंड फॉल अस्लीप। यानी कि देखो कई लोगों को नींद भी नहीं आती है, उनको नींद आने में कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसके लिए हम इसको देते हैं। दूसरी चीज, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको ट्रैवलिंग में अगर ऐसा लगता है कि सर हमें नोजिया सा हो रहा है, वॉमिटिंग सी फील हो रही है, तो उनके लिए भी हम इनको यूज करते हैं। ये हमारे कफ सिरप में भी दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार कफिंग से हमारी जो वॉमिटिंग है वो इंड्यूस हो जाती है, तो इसलिए वो कफ के भी ये एक इंग्रेडिएंट होते हैं, और क्योंकि ये एंटी टसिव एजेंट्स भी हैं तो इसलिए इनको हम कफ सिरप में भी यूज करते हैं। थर्ड पार्ट इज यूज्ड फॉर रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, हे फीवर, कॉमन कोल्ड, रैशेस, इचिंग, वाटरी आईज एंड नोज थ्रोट कफ। यानी कि देखो इची आईज, नोज एंड थ्रोट, आपके थ्रोट में इचनेस, नोज में इचनेस, आईज में इचनेस, इन सभी चीजों के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। रनिंग नोज एंड स्नीजिंग, यानी कि ये तो हमारे, अगर इन सब को मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो ये सब क्या हो गया, देखो इस पूरे थर्ड पॉइंट को हम कह सकते हैं सीजनल चेंजेस। यानी कि किस चीज में काम आता है सर, सीजनल चेंजेस में ये इफेक्टिव है। ठीक है, तो सीजनल चेंजेस की वजह से आपको एलर्जीज हो सकती है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रनिंग नोज हो सकता है, इन सब ही चीजों में ये काम आते हैं। ठीक है, तो चलो देखो बहुत ही इजी शब्दों में, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको समझ में आ जाए हर एक चीज। डाइमेनहाइड्रेट की बात करें तो डाइमेनहाइड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ड्रग एज इट कंप्राइजेस ऑफ डाइफेनहाइड्रामिन 53 to 55% and 8-chlorothiophyllene not less than 44 to 47% in a salt form calculated on the dried basis। ठीक है, तो इनकी अगर कॉम्पोजिशन आपसे पूछे कि भाई डाइमेनहाइड्रेट किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे आप बताएंगे डाइफेनहाइड्रामिन प्लस 8-chlorothiophyllene का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे एक तरफ 55% होता है तो दूसरी तरफ 47% होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहां पे हमने ये डिस्कस किया कि ये हमारे थे कितने, 55% एंड दीज वर अराउंड 47%। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको ठीक इसी तरीके से लर्न करना है। यहां पे आप मेंशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कई बार ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में, सेशनल और सेमेस्टर एग्जाम्स में, बल्कि आपके जीपैट और फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस की बात करें तो हमारी डाइफेनिल मीथेन और गोज विद Br2, फिर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन के बाद क्या होगा, 2-डाइमिथाइल अमीनो इथेनॉल के प्रेजेंस में हमारे सोडियम कार्बोनेट के साथ इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। देन वी फाइंड डाइफेनहाइड्रामिन, और डाइफेनहाइड्रामिन फिर हमारा रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड से, एंड देन वी विल गेट द कंप्लीट 8। ये बेसिकली क्या है, दिस इज आवर 8-chlorothiophyllene, और 8-chlorothiophyllene से मिलकर क्या बना देगा, डाइमेनहाइड्रेट, जो कि मिक्सचर है किस चीज का, डाइफेनहाइड्रामिन एंड 8-chlorothiophyllene। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहां पे मेंशन कर सकते हो 8-chlorothiophyllene। थियोफाइलिन साथ ही साथ आप कमेंट करेंगे कि सर थियोफाइलिन कहां पे यूज करते हैं और थियोफाइलिन की क्लास क्या है। याद रहे हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, हम हर पूरी फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। यहां बैठे बैठे आपको अभी रिकॉल करना है कि थियोफाइलिन हमने कहां पढ़ा था और थियोफाइलिन किस जगह पे एक्ट करता है हमारे बॉडी में। चलो, और किस डिजीज के लिए हम इसको यूज करते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ सम एंटीहिस्टामिनिक्स प्रोड्यूसिंग एंटीएमेटिक, एंटी मोशन सिकनेस एंड एंटी वर्टाइगो। सीधी सी बात है, सर चक्कर के लिए यूज करेंगे हम, एंटीएमेटिक वोमिटिंग के लिए यूज करेंगे, एंटी मोशन सिकनेस के लिए हमने बात करी, इज नॉट नोन। देखो यानी कि इनमें ये काम तो आते हैं लेकिन ये कैसे काम करते हैं, दिस इज नॉट नोन, यानी कि इनका मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हाउएवर इट कैन बी रिलेटेड टू देयर सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, यानी कि इनके सेंट्रल कोलिनर्जिक एक्शन से हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कीमो ट्रिगर जोन से रिलेट कर सकते हैं, और यहां पे कुछ एक्शंस की वजह से ये काम करते हैं। दे रिड्यूसेस द वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन एंड लोअर्स द लैब्रिथिंग फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट बात आती है, देखो ये सारे फंक्शंस आपको यहां पे नोट करने हैं और लिखने भी हैं, साथ ही साथ आप यहां पे लिखते चलेंगे। द एंटीएमेटिक इफेक्ट मे आल्सो रिजल्ट ऑफ एन एक्शन ऑफ मेडुलरी कीमो रिसेप्टिव ट्रिगर जोन। जैसे हमने बात करी सीटीजेड सेंटर की वजह से कुछ जो इफेक्ट आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि जो चीजें भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कीमो ट्रिगर जोन है वहां पे क्या है, कीमो ट्रिगर जोन की कुछ न कुछ एक्शंस की वजह से हमको ये प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिल रहा है। Dimenhydrin is a competitive antagonist of H1 receptor found in the human brain. It produces antiemetic effect because H1 antagonism in the vestibular system of the brain. ठीक है, बात क्लियर है। देखो जरूरत नहीं है एक एक पॉइंट पढ़ के बताने की, लेकिन कुछ पॉइंट तो आपको सिर्फ पढ़ने से ही समझ में आता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको चीजें थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हो पाती, उनके लिए हर एक पॉइंट से गो थ्रू किया जाता है। जिन बच्चों को ये सभी चीजें आती हैं वो वीडियो पॉज कर सकते हैं, सब चीजों को नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो तक आप जा सकते हैं। आप यानी कि इस चीज को स्किप करके आगे वाले पॉइंट्स पे आप बढ़ सकते हैं। यूजेस की बात करें तो इट इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग मोशन सिकनेस, नोजिया एंड वोमिटिंग। इट हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ ईयर कंजेशन एंड इट इज यूज फॉर रिलीविंग वर्टाइगो एंड वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स।